नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसको कई नामों से जाना जाता है। भारतीय शिक्षा का इतिहास, भारतीय शिक्षा का विकास, या आधुनिक भारतीय समाज में शिक्षा, या भारतीय शिक्षा के प्रारंभिक प्रयास, इन कई नामों से जाना जाता है। जिसको हम पूरी भारतीय शिक्षा प्रणाली को अगर बात करें तो अपनी सुविधा के अनुसार 3 भागों में बांट देते हैं। सबसे पहले प्राचीन भारतीय शिक्षा, फिर इसके बाद जो बात आती है प्राचीन भारतीय शिक्षा में 2 शिक्षाएं प्रमुख रूप से आती हैं हमारी। एक वैदिक कालीन शिक्षा जो 2500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक के समय तक थी, और दूसरी बौद्ध कालीन शिक्षा जो 500 ईसा पूर्व से लेकर 1200 ईस्वी तक थी। ये प्राचीन भारतीय शिक्षा के श्रेणी में आती हैं। द्वितीय श्रेणी है जिसको हम मध्यकालीन भारतीय शिक्षा कहते हैं या मुस्लिम कालीन भारतीय शिक्षा कहते हैं, जो 1200 से लेकर 1700 तक का समय था। उसमें इस शिक्षा प्रणाली की शुरुआत और उत्थान इसका हुआ। इसके बाद जो हम तीसरे वर्ग में डिवाइड करते हैं, तीसरे वर्ग को, तो तीसरे वर्ग को हम आधुनिक भारतीय शिक्षा के नाम से जानते हैं। आधुनिक भारतीय शिक्षा जिसको हम अपनी सुविधा के अनुसार 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, 3 भागों में बांट सकते हैं। जिसमें पहला चरण जो है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी शासित शिक्षा प्रणाली जिसको कह सकते हो, 1700 से लेकर जो 1857 तक का समय था, वो ईस्ट इंडिया कंपनी शासित शिक्षा प्रणाली थी। 1857 में हमारे देश में एक क्रांति हुई थी जो असफल रही, जिसको अंग्रेज़ों ने विद्रोह का नाम दिया। तो उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाथ में चला गया। तो 1857 से लेकर 1947 तक का जो समय था, जब हमारे देश के स्वतंत्रता के समय तक का जो समय था, वो ब्रिटिश पार्लियामेंट शासित शिक्षा प्रणाली का समय था, जिसमें विभिन्न आयोगों का गठन किया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी शासित शिक्षा प्रणाली की बात करें तो उसमें 1813 का आज्ञापत्र, जिसमें धारा 43 को लेकर प्राच्य पाश्चात्य विवाद हुआ था। फिर दूसरा था 1835 का मैकाले का विवरण पत्र, और फिर 1854 का चार्ल्स वुड का घोषणा पत्र जो था, ये ईस्ट इंडिया कंपनी शासित शिक्षा प्रणाली के समय में कार्य हुए थे। इसके बाद जो ब्रिटिश पार्लियामेंट शासित शिक्षा प्रणाली थी, इसमें जो प्रमुख कार्य हुए थे, इसमें 1882 भारतीय शिक्षा आयोग, जिसको विलियम हंटर की अध्यक्षता में जिसका गठन किया गया था, जिसको हंटर कमीशन के नाम से भी जाना गया, उसकी चर्चा करते हैं। इसके बाद 1900 उसी के दौरान गोखले बिल आता है। 1910-11 में 13 में गोखले विधेयक आता है, प्रस्ताव आता है। इसके बाद 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया जाता है, जिसके अध्यक्ष माइकल सैडलर थे, इसलिए इसको सैडलर आयोग के नाम से भी जाना गया। और फिर अगला मुख्य कार्य जो होता है, 22-23 अक्टूबर 1937 को वर्धा में जो गांधी जी ने एक शिक्षा नीति प्रस्तुत की, एक सुझाव दिया, जिसको एक योजनाबद्ध तरीके से क्रमबद्ध करने का काम डॉक्टर जाकिर हुसैन समिति को मिला। समिति ने अपनी रिपोर्ट 2 हिस्से में रखी। इन सब सार्जेंट रिपोर्ट आती है। इन सब के बाद जो हम 1947 को हमारा देश आज़ाद होता है, और हमारे देश के आज़ाद होने के बाद सरकार का विभिन्न क्षेत्रों पर ध्यान जाता है, और विभिन्न क्षेत्रों में शिक्षा भी एक क्षेत्र सम्मिलित था। शिक्षा पर भी सरकार का ध्यान जाता है कि किस तरह से भारत में शिक्षा व्यवस्था में सुधार किया जाए। चूँकि हमारे पास संसाधन कम थे, और इसलिए ये ध्यान दिया गया कि जहाँ कम संख्या में लोग हों और जहाँ ज़्यादा प्रभावी लोग हों, जिनसे आगे जाकर समाज में सुधार होने की गुंजाइश हो, सबसे पहले वहाँ सुधार करने की ज़रूरत है। और स्वतंत्रता के बाद अगर कोई पहला आयोग बना, जिसको हम विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के नाम से जानते हैं। स्वतंत्र भारतीय शिक्षा का पहला आयोग था। स्वतंत्र भारतीय शिक्षा का पहला आयोग था विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, जो उच्च शिक्षा में सुधार करने हेतु बना था। ये 1948 में इसका
गठन किया गया था। केंद्रीय सलाहकार बोर्ड जो था, केंद्रीय सलाहकार बोर्ड और अंतर विश्वविद्यालयी शिक्षा परिषद के सुझाव पर भारत सरकार ने, केंद्रीय सलाहकार बोर्ड और अंतर विश्वविद्यालयी शिक्षा परिषद के सुझाव पर भारत सरकार ने 14 नवंबर 1948 को सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में इस आयोग का, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किया। चूँकि इसके अध्यक्ष जो थे विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के, उसके वो थे सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन, और इसलिए इस आयोग को राधाकृष्णन आयोग के नाम से भी जाना गया। ये स्वतंत्र भारतीय शिक्षा प्रणाली का पहला आयोग था। अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन हम कह सकते हैं, बना सकते हैं कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन कब किया गया। तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन अगर सन पूछा जा रहा है तो 1948 में, अगर डेट पूछी जा रही है तो 14 नवंबर 1948 में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किया गया। ठीक, या ये क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के, ये विगत वर्षों में पूछा गया है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन जी थे। या ऐसे क्वेश्चन घुमा देते हैं, राधाकृष्णन आयोग का गठन कब किया गया। तो 14 नवंबर 1948 को राधाकृष्णन आयोग का गठन किया गया। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किस शिक्षा में सुधार के लिए किया गया था। तो उच्च शिक्षा में सुधार के लिए किया गया था। इससे एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि स्वतंत्र भारतीय शिक्षा प्रणाली का या स्वतंत्र भारतीय शिक्षा का प्रथम आयोग कौन सा था। तो स्वतंत्र भारतीय शिक्षा का प्रथम आयोग विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग या राधाकृष्णन कमीशन था। इस आयोग में कई सदस्य थे, जिनमें प्रमुख सदस्य डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, और डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर जी थे, डॉक्टर आर्थर मॉर्गन थे, और डॉक्टर जेम्स डब जो थे, ये प्रमुख सदस्यों में थे, जिनको विश्वविद्यालय शिक्षा के से संबंधित समस्याओं का अध्ययन करने और उसमें सुधार के लिए सुझाव देने का कार्य सौंपा गया था। तो इस आयोग का गठन होने के बाद आयोग के जो उद्देश्य थे इस और उसका कार्य क्षेत्र क्या था, इसको निश्चित किया गया। आयोग खुद अपने शब्दों में कहता है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अनुसार, कह सकते हो आप, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अनुसार आयोग की नियुक्ति का उद्देश्य भारतीय विश्वविद्यालयों के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की नियुक्ति का उद्देश्य भारतीय विश्वविद्यालयों के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करना था और देश के तत्कालिक एवं आवश्यकताओं के अनुरूप उपयुक्त शिक्षा, एक बार फिर से सुनेंगे कि आयोग के शब्दों में, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के शब्दों में, आयोग की नियुक्ति का उद्देश्य भारतीय विश्वविद्यालयों के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। भारतीय विश्वविद्यालयों के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करना था और देश के तात्कालिक आवश्यकताओं के अनुरूप, देश के तात्कालिक आवश्यकताओं के अनुरूप उपयुक्त उच्च शिक्षा के निर्माण एवं विस्तार के संबंध में सुझाव देना था। ये आयोग खुद कहता है कि हमारा गठन किस लिए हुआ है। आयोग की नियुक्ति का उद्देश्य भारतीय विश्वविद्यालयों के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करना था और तात्कालिक आवश्यकताओं के अनुरूप उपयुक्त उच्च शिक्षा के निर्माण एवं विस्तार के संबंध में सुझाव देना था। इसलिए इस आयोग का गठन किया गया था। अब आयोग के कार्य क्षेत्र पर अगर हम चर्चा करें तो आयोग का पहला कार्य क्षेत्र था भारतीय विश्वविद्यालयों का अध्ययन करना और उसके दोषों का पता लगाना। आयोग का जो पहला कार्य क्षेत्र था कि जो भारत के सभी विश्वविद्यालय हैं उनका अध्ययन किया जाए, क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या कमियाँ हैं, कैसे सुधार किया जा सकता है, कैसे इसको और बेहतर बनाया जा सकता है, इसका अध्ययन करना और उसकी कमियां क्या हैं, कैसे उसको दूर किया जाए, कैसे उसको सुधारा जाए, इसका पता लगाना।
ये पहला कार्य क्षेत्र था विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का। दूसरे कार्य क्षेत्र की बात करें तो विश्वविद्यालयों के प्रशासन एवं वित्त संबंधी सुझाव देना। जो विश्वविद्यालय आयोग का दूसरा कार्य क्षेत्र था कि जो विश्वविद्यालय हैं इनका प्रशासन कैसा है और इनका संगठन कैसा है तथा इनके फाइनेंस की क्या कंडीशन है, फाइनेंस की क्या स्थिति है, उससे संबंधित सुझाव देना कि कैसे इसके प्रशासन को और बेहतर बनाया जा सकता है, कैसे इसकी वित्तीय व्यवस्था को सुधारा जा सकता है, इसके संबंध में सुझाव देना, ये दूसरा कार्य क्षेत्र था। तीसरे कार्य क्षेत्र की बात की जाए तो उच्च शिक्षा के पुनर्गठन संबंधी सुझाव देना। ये तीसरा कार्य क्षेत्र था कि उच्च शिक्षा का पुनर्गठन कैसे किया जाए, कैसे इसको और बेहतर बनाया जाए, इसके लिए सुझाव देना था। चौथा कार्य क्षेत्र था कि उच्च शिक्षा के उद्देश्य निश्चित करना। ये जो उद्देश्य विहीन शिक्षा चल रही है, कैसे इसका एक उद्देश्य निश्चित किया जाए कि उच्च शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए जिससे लोगों को और बेहतर शिक्षा दी जा सके, शिक्षा को और बेहतर बनाया जा सके। तो उच्च शिक्षा के उद्देश्य निश्चित करना भी इस आयोग का एक कार्य क्षेत्र था। पांचवा कार्य क्षेत्र था पाठचर्या में सुधार संबंधी सुझाव। ये भी सुझाव देना था आयोग को कि पाठचर्या जो है उच्च शिक्षा की, इसमें क्या कमियां हैं, कैसे और बेहतर पाठचर्या का निर्माण किया जाए जो लोगों के लिए उनकी आवश्यकता के अनुसार, उनकी रुचियों के अनुसार, उनकी परिस्थितियों के अनुसार उपयोगी साबित हो। इसलिए पाठचर्या संबंधी के सुधार संबंधी सुझाव देना। तो छठवां कार्य क्षेत्र था कि शिक्षण स्तर को ऊंचा उठाने के सुझाव। उच्च शिक्षण का जो स्तर है, जो शिक्षण स्तर है लगातार जो नीचे की तरफ गिर रहा है, कैसे इसको और बेहतर बनाया जा सके, कैसे शिक्षण स्तर को और ऊपर उठाया जा सके, इसके संबंध में सुझाव देना था। फिर सातवां जो कार्य क्षेत्र था कि शिक्षा के माध्यम संबंधी समस्या पर सुझाव देना। जो शिक्षा का माध्यम है ये बहुत बड़ी समस्या थी कि शिक्षा किस माध्यम से दी जाए, हिंदी माध्यम से दी जाए, क्षेत्रीय भाषाओं के माध्यम से दी जाए, अंग्रेजी माध्यम से दी जाए, उच्च शिक्षा का माध्यम क्या हो। इससे पहले जो भी उच्च शिक्षा का माध्यम था वो अंग्रेजी ही था, तो उच्च शिक्षा का माध्यम क्या हो एक समस्या बनी हुई थी, क्योंकि क्षेत्रीय भाषाएँ, सारे क्षेत्रों की अलग अलग भाषाएँ हैं और राजभाषा के रूप में हिंदी की बात चल रही है, तो किस भाषा के माध्यम से उच्च शिक्षा दी जाए, इसके बारे में सुझाव देने को भी कहा गया। जो भाषा विवाद की समस्या थी इसको कैसे दूर किया जाए। इसके साथ साथ ये भी कहा गया, एक कार्य क्षेत्र ये भी निश्चित किया गया कि शिक्षकों से संबंधित जो चीज़ें हैं उनकी नियुक्ति कैसे हो, उनका वेतन क्या रखा जाए, उनकी सेवा शर्तें क्या हों, इसके संबंधित सुझाव देना था। शिक्षकों से संबंधित, शिक्षकों की नियुक्ति से संबंधित, शिक्षकों के वेतनमान से संबंधित और शिक्षकों के सेवा के शर्तों से संबंधित सुझाव देने को भी आयोग से कहा गया। और नौवां कार्य क्षेत्र जो था कि जो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अनुशासनहीनता की समस्या है, सबसे ज़्यादा अनुशासनहीनता की समस्या उच्च शिक्षा के क्षेत्र में है। उच्च शिक्षा की प्रमुख समस्या भी है, अनुशासनहीनता जो है उच्च शिक्षा की प्रमुख समस्याओं में भी है। तो उच्च अनुशासनहीनता को कैसे दूर किया जाए और छात्र कल्याण संबंधी क्या सुझाव हो सकते हैं, कैसे छात्र कल्याण संबंधी सुधार किए जा सकते हैं, इसके बारे में सुझाव देना। अनुशासनहीनता तथा छात्र कल्याण संबंधी सुझाव देना, ये कार्य क्षेत्र निश्चित, ये प्रमुख कार्य क्षेत्र निश्चित किया गया था विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग या राधाकृष्णन आयोग का। अब आयोग ने क्या किया, इसके बाद हम कार्य क्षेत्र के बाद बात करते हैं प्रतिवेदन की। प्रतिवेदन यानी रिपोर्ट। रिपोर्ट की बात करते हैं। रिपोर्ट की जब हम बात करते हैं, आयोग का प्रतिवेदन जो था, आयोग ने क्या किया कि जो कार्य क्षेत्र थे और जो ये कार्य क्षेत्र थे और कैसे इसमें क्या किया जाए बेहतर, इसके लिए एक प्रश्नावली बनाई, एक लंबी चौड़ी प्रश्नावली तैयार की और उस प्रश्नावली को 1000 लोगों के पास भेजा। उस प्रश्नावली को 1000 लोगों के जो शिक्षाविद थे या विभिन्न क्षेत्रों से अच्छे शिक्षाविद थे, अच्छे
संस्थानों से जुड़े हुए थे, ऐसे 1000 लोगों के पास एक प्रश्नावली तैयार की, भेजा। उससे तत्संबंधी प्रश्नों की एक लंबी सूची थी जिसमें उनको उत्तर देना था कि कैसे क्या करना है। इस 1000 लोगों में से 600 लोगों ने, 1000 लोगों के पास ये प्रश्नावली भेजी गई, 1000 लोगों में से 600 लोगों ने इस प्रश्नावली को भरकर वापस किया और उसका सांख्यिकीय अध्ययन किया गया कि उससे क्या निष्कर्ष निकल रहा है, लोगों का रुझान किस तरफ है। इसके साथ साथ आयोग के जो सदस्य थे, अध्यक्ष थे, इन्होंने देश के अनेक विश्वविद्यालयों का भ्रमण किया, अनेक विश्वविद्यालयों में गए, वहाँ के कुलपतियों से, वहाँ के प्राध्यापकों से, वहाँ के छात्रों से सुझाव लिया, उनसे चर्चा की, समस्याओं से के बारे में चर्चा की और सुझाव पर चर्चा की, कैसे क्या क्या समस्याएं हैं आपके यहाँ और इन समस्याओं का आपके अनुसार क्या सुझाव हो सकता है। इन सब बिंदुओं पर एक बृहद चर्चा हुई, एक बृहद अध्ययन किया गया और अध्ययन के आधार पर एक लेखा जोखा तैयार किया गया, विचार विमर्श किया गया सभी सदस्यों के साथ मिलकर और एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की। एक विस्तृत रिपोर्ट जो प्रश्नावली से संबंधित सुझाव आया उसको रखा गया। जो लोगों से मिले, उच्च शिक्षा से संबंधित शिक्षण संस्थानों में गए, वहाँ कुलपतियों से मिले, प्राचार्यों से मिले, छात्रों से मिले, प्राध्यापकों से मिले, सबके सुझाव लिए और इसके आधार पर बैठकर विचार विमर्श किया और एक विस्तृत रिपोर्ट, एक लंबी चौड़ी रिपोर्ट तैयार की और उस रिपोर्ट को 25 अगस्त 1949 को भारत सरकार को सौंप दिया। उस रिपोर्ट को 25 अगस्त 1949 को भारत सरकार को सौंप दिया। यह जो प्रतिवेदन था ये 747 पृष्ठों का एक लंबा चौड़ा प्रतिवेदन था जिसमें 747 पृष्ठ थे और वो 15 अध्यायों में विभक्त था। ठीक, 15 अध्यायों में विभक्त था जिसमें ये इससे संबंधित सारी सूचनाएं दी गई थी। ठीक, तो अब यहाँ बात यह आती है कि आयोग ने, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को कब सौंपी, तो 25 अगस्त 1949 को विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग यानी राधाकृष्णन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को सौंपी। जो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का प्रतिवेदन था वो कितने पृष्ठों का था? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग या राधाकृष्णन आयोग का जो रिपोर्ट थी, प्रतिवेदन था, वो कितने पृष्ठों का था? तो 747 पृष्ठों का ये प्रतिवेदन था और कितने अध्यायों में विभक्त था? तो 15 अध्यायों में विभक्त था। इस तरह से ये राधाकृष्णन आयोग का एक संक्षिप्त सा परिचय था। अब हम आगे पढ़ेंगे कि राधाकृष्णन आयोग ने क्या सिफारिशें अपने रिपोर्ट में, इन जो कार्य क्षेत्र हैं, इन कार्य क्षेत्रों से संबंधित क्या सिफारिशें अपनी भारत सरकार को सौंपी थी, दी थी।